प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। आर्थिक व्यवस्था है ये पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले अपने प्रशासनिक सेवा पढ़ी थी, अब अपन बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति पढ़ी थी, अब अपन बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में। देखिए, मौर्य कालीन जो बजट होता था, वित्तीय बजट होता था, ये आषाढ़ माह में शुरू होता था। आषाढ़ माह के अंदर शुरू होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था थी यह कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य या वाणिज्य पर आधारित थी। यह आधार था अर्थव्यवस्था का। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण में बताया। वार्ता को शूद्र वर्ण का काम बताया। शूद्र वर्ण का काम बताया। मौर्य काल में प्रथम बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। नेक्स्ट देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट बात बनेगी। रूपरेखा है यह तैयार की गई। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, तो देखिए उद्योग, कुछ उद्योगों का जिक्र है यहां पर। देखिए, जातक कथाओं में 18 प्रकार की व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका बृहस्पति के अनुसार 8 प्रकार की व्यावसायिक श्रेणी है। दीर्घ निकाय के अनुसार 24 प्रकार की व्यावसायिक श्रेणी है। महावस्तु के अनुसार 36 प्रकार की, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है मिलिंदोपन्हो के अनुसार 75 प्रकार की श्रेणियां हैं। तो ये कुछ उद्योग श्रेणियों के जिक्र है। पथकर जो होता था, पथकर यह आय का दूसरा बड़ा स्रोत होता था, दूसरा प्रमुख स्रोत होता था। पहला स्रोत कृषि था, प्रमुख स्रोत था कौन सा? पथकर। देशज दो प्रकार से होता था। देशज वस्तुओं पर 4% कर लिया जाता था और आयातित वस्तुओं के ऊपर 10% टैक्स है यह लिया जाता था। देखिए, आर्थिक व्यवस्था के बारे में अपन बात करें। वित्तीय बजट है यह मौर्यकालीन आषाढ़ माह में पेश किया जाता था। अर्थव्यवस्था जो होती थी यह मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार पर आधारित थी। कौटिल्य ने वार्ता को रुद्र वर्ण का काम बताया। वार्ता यानी पशुपालन का, कृषि का काम करने वाला। प्रथम राजस्व प्रणाली की रूपरेखा है यह मौर्य काल में शुरू हुई। कुछ औद्योगिक श्रेणी का जिक्र हुआ है। जातक कथाओं के अंदर 18 व्यापारिक श्रेणियों का जिक्र हुआ है। बृहस्पति के अनुसार 8 प्रकार की व्यापारिक श्रेणी, दीर्घ निकाय के अनुसार 24 प्रकार की व्यापारिक श्रेणी, महावस्तु के अनुसार 36 प्रकार की व्यापारिक श्रेणी और मिलिंदोपन्हो के अनुसार 75 प्रकार की व्यापारिक श्रेणी। ये क्वेश्चन है, यह आरपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। आरपीएससी टीचर भर्ती फर्स्ट ग्रेड, इसमें यह पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बात अपन व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं।
आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं अपन। आर्थिक व्यवस्था में देखिए और कौन कौन से प्रश्न जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए अब देखिए अपन बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने पर मृत्युदंड दिया जाता था। बिक्री कर न देने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ये किसका कथन है साहब? मेगास्थनीज का कथन है। सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग है। यह कहां कहां पर था? काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा। ये जो सारे के सारे जो केंद्र थे ये सूती वस्त्रों के केंद्र थे। मलमल कहां होती थी? बंग या बंगाल के अंदर। रेशम कहां होती थी? काशी और पुंड्रनगर में, उड़ीसा, पुंड्रनगर में। नेक्स्ट है चीन से रेशम आयात किया जाता था। चीन से भी किया जाता था रेशम आयात। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने मार्ग निर्माण अधिकारी है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई किसको कहा है? मार्ग निर्माण अधिकारी को। बंदरगाह देखें, बंदरगाह कौन कौन से थे? बंदरगाह है ताम्रलिप्ति पूर्वी बंदरगाह था। नेक्स्ट है भृगु कच्छ, ये बड़ौच गुजरात में था। और ये हो गया पश्चिमी बंदरगाह था। नेक्स्ट है सोपारा, ये महाराष्ट्र में है। ये भी पश्चिमी बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति बंगाल में है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग यह उत्तम बताया है। कौटिल्य ने, अब देखें अपन आंतरिक व्यापार है। ये कहां का होता था? जो रोड से जुड़े होते थे, तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, ये जो थे ये आंतरिक व्यापार के क्षेत्र थे। देखिए मेगास्थनीज है, ये कहता है कि बिक्री कर नहीं देने वाले को क्या दे दिया जाता था? मृत्युदंड दे दिया जाता था। सूती वस्त्र कहां कहां से पैदा होते थे? बंग, काशी, पुंड्र, कलिंग, मालवा। मलमल कहां पैदा होता था? बंगाल में। रेशम काशी व पुंड्र नगर से पैदा होती थी। और रेशम है ये चीन से भी मंगवाई जाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण नामक एक अधिकारी का प्रयोग किया है। इसका नाम बताया इसने एग्रोनोमोई। नेक्स्ट है बंदरगाह। ताम्रलिप्ति पूर्वी बंदरगाह था बंगाल में। भृगु कच्छ और सोपारा, भृगु कच्छ गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में। ये दोनों पश्चिमी बंदरगाह थे। अब कौटिल्य क्या कहता है कि स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग है यह उत्तम है। ये कौटिल्य कहता है। इस समय आंतरिक व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? तक्षशिला, काशी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये आदि
आंतरिक व्यापार के प्रमुख क्षेत्र थे। आगे देखें, आगे अपन बात करें तो प्रमुख बात है बंदरगाहों के बाद में। तो देखें आप, कौटिल्य ने उत्तम वस्त्रों के लिए, कौटिल्य ने उत्तम वस्त्रों के लिए, उत्तम सूती वस्त्रों के लिए पांड्यों की राजधानी मदुरा का जिक्र किया है। नियार्कस लिखता है, नियार्कस क्या कहता है? नियार्कस लिखता है भारतीय सफेद रंग के जूते पहनते थे, सफेद रंग के जूते पहनते थे। नेक्स्ट है भारत और मिस्र के मध्य व्यापार है, यह है बर्निस नामक बंदरगाह से होता था, जो लाल सागर में है। लाल सागर में बर्निस नामक बंदरगाह से भारत और मिस्र के मध्य व्यापार हुआ करता था। भारत मिस्र को क्या क्या बेचता था? ये देखिए, हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोतीरंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी आदि का निर्यात करता था। स्ट्रेबो के अनुसार जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। कौन से निर्माण पर? जलयान के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। देखिए आगे, कौटिल्य है, ये उत्तम वस्त्रों के लिए पांड्यों की राजधानी मदुरा का जिक्र करता है। नियार्कस कहता है कि भारतीय सफेद जूते पहनते थे। भारत और मिस्र के मध्य व्यापार का जो प्रमुख बंदरगाह था, बर्निस बंदरगाह था, लाल सागर में स्थित। भारत जो है, यह मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोतीरंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी आदि का क्या करता था? निर्यात करता था। स्ट्रेबो क्या कहता है कि जलयान निर्माण के ऊपर राज्य का क्या था? एकाधिकार था। यानी जलयान है, ये क्या होते थे? निर्मित होते थे मौर्य साम्राज्य में। आर्थिक व्यवस्था चल रही है अपनी। आगे देखिए, भूमिकर है, भूमिकर है, यह है उपज का 1/6 लिया जाता था। कौटिल्य के अनुसार विपरीत स्थिति के अंदर 1/4 कर है, यह उपज का लिया जा सकता था। नेक्स्ट है राज्य भूमि है, राज्य भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। राज्य भूमि से प्राप्त आय होती थी, उसे सीता कहते थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कृषि व पशुपालन करने वाले को वार्ता कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अंदर 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। तो देखिए, एक तो है क्रस्ट भूमि जो थी जुती हुई, एक है अक्रस्ट, ये है बिना जुती हुई, और एक है स्थल, ये है उच्च भूमि।
उच्च भूमि, ये 3 प्रकार की भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार अकाल का उल्लेख, अर्थशास्त्र है यह तो अकाल का उल्लेख करता है, लेकिन मेगस्थ नीज है यह अकाल का उल्लेख नहीं करता है। इंपॉर्टेंट बात है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अंदर भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया, भूस्वामी को क्षेत्रक, काश्तकार को उपवास कहा गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेगस्थ नीज स्ट्रेबो एरियन आदि के अनुसार सारी भूमि का स्वामी है ये कौन होता था? राजा होता था, सम्राट होता था। नेक्स्ट है ज्येष्ठक होता था यह शिल्पी संघ का मुखिया होता था, शिल्पी संघ का मुखिया। श्रेष्ठी होता था यह व्यापारिक संघ का मुखिया होता था। और सार्थवा होता था, सार्थवा, तीनों ही जो शब्दावलियां इंपॉर्टेंट हैं, ये व्यापारिक काफिले का मुखिया होता था। देखिए अपन बात करते हैं तो भूमि कर है यह उपज का कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। कौटिल्य कहता है कि विपरीत स्थिति में कितना कर लिया जा सकता है? 1/4 लिया जा सकता है। राज्य भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता कहते थे। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के टैक्सों का उल्लेख है? 21 प्रकार के टैक्सों का। कृषि और भूमि पालन करने वाला जो कार्य होता था उसे क्या कहते थे? वार्ता कहते थे। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है? 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। क्रस्ट होती थी, जुती हुई भूमि, अक्रस्ट होती थी, बिना जुती हुई, स्थल होती थी, उच्च भूमि। अर्थशास्त्र के अंदर अकाल का वर्णन मिलता है, लेकिन मेगस्थनीज ने इंडिका के अंदर अकाल का वर्णन नहीं किया है। अर्थशास्त्र के अंदर भूमि का जो स्वामी होता था उसे कहते थे क्षेत्रक, काश्तकार को कहते हैं उपवास। मेगस्थनीज, स्ट्रेबो एरियन आदि कहते हैं कि भूमि का स्वामी, सारी भूमि का स्वामी कौन होता था? राजा होता था। ज्येष्ठक होता था ये शिल्पी संघ का मुखिया होता था। श्रेष्ठी होता था ये व्यापारिक संघ का मुखिया होता था। और सार्थवा होता था ये जो व्यापारिक काफिला होता था इसका प्रमुख होता था सार्थवा। तीनों की तीनों शब्दावली इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ज्येष्ठक, श्रेष्ठी और सार्थवा। आगे देखिए भी आर्थिक व्यवस्था है और क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब यहां पर कुछ विभिन्न कर हैं, विभिन्न कर यानी टैक्स हैं, तो इनके अपन बात करें, विभिन्न टैक्सों की बात करें तो देखेंगे एक था विष्टि कर। विष्टि क्या होता था? बेगार कर होता था मौर्य काल के अंदर। दूसरा है बलि कर, ये क्या होता था? ये धार्मिक कर होता था। तीसरा है क्षेत्रक। क्षेत्रक क्या होता था? भू स्वामी को क्षेत्रक कहते थे। कुछ शब्दावली है, टैक्स से संबंधित शब्दावली भी है इसके अंदर और महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी हैं। नेक्स्ट देखिए उपवास। उपवास होता था ये काश्तकार होता था। नेक्स्ट है भाग, ये होता था उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा। नेक्स्ट है हिरण्य। हिरण्य ये होता था नगद कर, हिरण्य नगद कर होता था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे सेतु। सेतु होता था, सेतु जो होता था ये होता था फल व सब्जियों के रूप में लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट होता था
परण्य, परण्य जो होता था ये संकट काल में लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है आपका सेतु बंध, सेतु बंध ये होता था एक तरह का सिंचाई कर। नेक्स्ट है परिहारिका, परिहारिका है ये होता था कर मुक्त गांव, परिहारिका कर मुक्त गांव। नेक्स्ट होता था आयुधिका, आयुधिका, और आयुधिका होता था ये होता था सैनिक आपूर्ति, सैनिक आपूर्ति वाला गांव, सैनिक आपूर्ति वाला गांव। नेक्स्ट है आगे देखिए प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होता था लावारिस, लावारिस भूमि, लावारिस भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट है आपका पिंड, पिंड होता था सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक गांव से लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट होता था आपका बर्तनी, ये होता था परिवहन शुल्क, परिवहन कर। नेक्स्ट होता था वरी को दे, वरी का दे, वरी का दे ये होता था संपत्ति के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए और क्या था, प्रवेश्य, प्रवेश्य, प्रवेश्य जो होता था ये होता था आयात कर। नेक्स्ट है एक होता था निष्क्रय, निष्क्रय होता था निर्यात कर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखेंगे तो है कुप्य, कुप्य होता था, कुप्य कच्चे माल की, कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला गांव। नेक्स्ट है आपका है उद्रंग, उद्रंग होता था सिंचाई कर, सिंचाई कर होता था उद्रंग। नेक्स्ट है रज्जू, रज्जू ये होता था भूमि की माप, भूमि की माप के ऊपर लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है एक है औपायनिक, औपायनिक होता था विशेष अवसरों पर, विशेष अवसर पर राजा को दी जाने वाली भेंट, राजा को दी जाने वाली भेंट। नेक्स्ट है पार्श्व, ये अधिक लाभ होने पर, अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से वसूला जाता था। तो ये कुछ टैक्सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में रखेंगे। देखिए कर हैं ये, विष्टि कर क्या होता था, बेगार कर होता था, टैक्स थे सारे के सारे। बलि कर देखें तो क्या था, धार्मिक कर। क्षेत्रक क्या होता था, भूमि का स्वामी। उपवास क्या होता था, काश्तकार। बाग क्या होता था, उपज का हिस्सा। ऋण क्या होता था, नगद कर। सेतु क्या होता था, फल व सब्जियों के रूप में लिया जाने वाला कर। परण्य क्या होता था, संकट काल के समय लिया जाने वाला कर। सेतुबंध क्या होता था, ये भी एक तरह से सिंचाई पर लिया जाता था। परिहारिका क्या होता था, कर मुक्त गांव होता था। आयुधिका क्या होता था, ये सैनिक आपूर्ति करने वाला गांव होता था। प्रकीर्ण क्या होता था, लावारिस भूमि से प्राप्त आय। पिंड क्या होता था, सामूहिक गांव से लिया जाने वाला टैक्स। बर्तनी क्या होता था, परिवहन टैक्स। और वरी का दे क्या होता था, संपत्ति कर होता था। प्रवेश्य क्या होता था, आयकर होता था। निष्क्रिय क्या होता था, निष्क्रिय ये निर्यात कर होता था। कृत्य क्या होता था, कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला गांव। उद्रंग क्या होता था, एक तरह से सिंचाई कर। उद्रंग सिंचाई कर होता था, ये उद्रंग भी सिंचाई कर है। नेक्स्ट है
रज्जु क्या होता था, भूमि माप के ऊपर लिया जाने वाला कर। और औपायनिक क्या होता था, विशेष अवसर पर राजा को भेंट की जाने वाली वस्तु औपायनिक। और पार्श्व क्या होता था, जब किसी व्यापारी को अधिक लाभ होता था तो उससे लिया जाने वाला टैक्स है, इसे क्या कहते थे, पार्श्व कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए आगे, ये कुछ टैक्स थे जो आपको याद करने, इनमें से 101% एक पर्सन है, यह है प्रत्येक एग्जाम में हिस्ट्री की जब बात आएगी तो यहां से आएगा, ध्यान में रखना इस टैक्स वाले फॉर्मुलेशन को, सारे को आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन है। अर्थ शास्त्र के अंदर 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन है। देखिए कौन कौन सी भूमि है। एक है अदेव मात्रक, बिना वर्षा के, इस जिसमें क्या होती है, कृषि। नेक्स्ट है 2 नंबर पे अपन देखते हैं देवमात्रक, ये है सिर्फ वर्षा पर आधारित। नेक्स्ट है क्रस्ट, यानी जुती हुई भूमि। नेक्स्ट है एक्रस्ट, इनके अपन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तहत अपन बात भी कर चुके हैं क्रस्ट एक्रस्ट की, बिना जुती भूमि, बिना जुती हुई भूमि। 5 है स्थल, ये है ऊंची भूमि। 10 प्रकार की भूमि का वर्णन है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, ये आपके सामने हैं। सारी अपन नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रमुख हैं ये अपन देख लेते हैं, जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब अपन बात करें व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग देखिए, प्रथम मार्ग है, इसे उत्तरापथ कहा जाता था। यह है पुष्कलावती से तक्षशिला होते हुए श्रावस्ती, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति जाने वाला मार्ग था। और यह जो मार्ग है, यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, दूसरा मार्ग देखिए, यह है पश्चिम से पाटल, पश्चिम में था, पश्चिमी क्षेत्र में था। तो इसमें देखिए यह जो था पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। नेक्स्ट है तीसरा जो मार्ग था, ये दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक था। चौथा जो मार्ग था, ये था भृगु-कच्छ से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। नेक्स्ट है मेगस्थनीज ने इंडिका में सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग का उल्लेख भी किया है। मेगस्थनीज ने सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले
राजमार्ग की भी चर्चा की, राजमार्ग की भी चर्चा की है। देखिए अपन बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर 10 प्रकार की भूमि का वर्णन अपन करते हैं, जिसमें है अदेव मात्रक यानी बिना वर्षा की कृषि जो होती थी वह देव मात्रक, जिसमें सिर्फ वर्षा पे आधारित होती थी, कृष्ट जुती हुई भूमि, अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि, और स्थल यानी ऊंची भूमि। ये 3 प्रकार की कृषि हैं, यही मुख्य रूप से प्रचलित हैं, जुती हुई, बिना जुती हुई, ऊंची भूमि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग में देखिए 4 प्रकार के व्यापारिक मार्ग हैं। उत्तरापथ पुष्कलावती से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जाता था। सबसे प्रमुख मार्ग था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि व्यापारिक मार्गों में सबसे प्रमुख मार्ग कौन सा था, तो आपका आंसर होगा उत्तरापथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा जो मार्ग था, यह पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप किसमें मिल जाता था, उत्तरापथ में मिल जाता था। तीसरा जो पथ था दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, और चौथा जो था ये था भृगुकच्छ से उज्जैन यानी मथुरा तक जाता था, और मेगस्थनीज है इसने सिंध से पाटलिपुत्र के राजमार्ग का भी वर्णन किया है। तो ये बात जो थी आपके व्यापारिक मार्गों की बात थी। व्यापारिक मार्गों के बाद में कुछ सिक्के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सिक्कों की भी अपन बात कर लेते हैं, और सिक्कों के संदर्भ में देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी सिक्कों के संदर्भ में। तो मौर्यकालीन सिक्के हैं, देखिए आप मौर्यकालीन सिक्के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अध्यक्ष होता है इसका, ये कौन होगा, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष होगा। कारसापण, कारसापण है यह चांदी की होती थी। मशक है यह तांबे की होती थी। ये पण का 1/10वां भाग, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुवर्ण, सोने का सिक्का होता था। नेक्स्ट है काकनी, तांबे का छोटा सिक्का होता था, ताम्र छोटा सिक्का होता था। नेक्स्ट है अपन देखेंगे तो आपका है रूपदर्शक, रूपदर्शक, रूपदर्शक है यह मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी था रूपदर्शक। मौर्यकालीन सिक्के आहत थे, मौर्यकालीन सिक्के जो थे, मौर्य काल के जो सिक्के थे ये आहत सिक्के थे, यानी पंचमारक, पंचमारक सिक्के थे ये, आ सिक्के पंचमारक सिक्के में कहा जाता है। अब देखिए सिक्कों के संदर्भ में अपन बात करें तो सिक्कों को जांचने का जो अधिकारी होता था वो क्या होता था, लक्षणाध्यक्ष, यानी मुद्रा विभाग का अध्यक्ष होता था। कारशापण चांदी का सिक्का होता था। मशक तांबे का सिक्का होता था। सुवर्ण सोने का होता था। काकनी तांबे का छोटा सिक्का होता था। रूपदर्शक मुद्रा परीक्षण करने वाला एक अधिकारी होता था, मुद्रा परीक्षण का एक अधिकारी होता था। मौर्य काल है, इसके अंदर कौन से सिक्के हैं, आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के प्रचलित थे। तो ये बात थी आपकी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में। अगला जो अपना चैप्टर होगा ये होगा मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। धन्यवाद मित्रों।